नमस्कार। जब भारत आजाद हुआ तो एक सवाल हवा में गूंज रहा था, शायद सबसे बड़ा सवाल, कि इस नए देश भारत का नागरिक आखिर कौन होगा। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान की बिल्कुल शुरुआती बुनियाद में छिपा है। तो चलिए आज संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का सफर तय करते हैं और भारतीय नागरिकता की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो असल में भारत का नागरिक है कौन? देखिए, ये सवाल आज जितना जरूरी लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी था 1950s में। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया? चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आजादी और बंटवारे की उस उथल-पुथल भरी दुनिया से। सोचिए, एक नया देश जन्म ले रहा था, पर उसकी पहचान क्या होगी? उसके अपने लोग कौन होंगे? संविधान बनाने वालों के लिए ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं था। ये उनकी सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इस मुश्किल सवाल से निपटने के लिए संविधान में खास तौर पर अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक को जगह दी गई। इनका एक ही और बिल्कुल साफ मकसद था, ये तय करना कि 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, ठीक उस दिन कौन-कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 5 से। आप कह सकते हैं कि यह नागरिकता का सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम था। ये उन सभी लोगों के लिए था जो 1950 में भारत की जमीन पर उसकी सरहदों के अंदर ही रह रहे थे। अनुच्छेद 5 ने नागरिकता के लिए 3 बहुत ही सीधे सरल रास्ते बताए और इसके पीछे सोच ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनेपन का एहसास हो, उन्हें शामिल किया जाए। तो शर्त क्या थी? या तो किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म यहाँ हुआ हो, या फिर वो व्यक्ति संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। इन 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी हो गई तो वो भारत का नागरिक बन गया। कितनी समावेशी शुरुआत थी, है ना? लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। बंटवारे ने एक बहुत बड़ी मानवीय चुनौती खड़ी कर दी थी। लाखों लोग थे जो अब पाकिस्तान कहलाने वाले इलाके से अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ रहे थे। उनके बारे में क्या? खैर, संविधान ने उनके लिए भी एक खास दरवाजा खोला और वो था अनुच्छेद 6। अब यहाँ एक तारीख बहुत बहुत जरूरी है। 19 जुलाई 1948। ये वो तारीख थी जब दोनों देशों के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ था। तो नियम ये बना कि जो लोग इस तारीख से पहले भारत आ गए, उन्हें तो बिना किसी सवाल के अपने आप नागरिक मान लिया गया। लेकिन जो इसके बाद आए, उनके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया थी। उन्हें एक परमिट लेना होता था। इससे सरकार बस ये पक्का करना चाहती थी कि वो सच में भारत को ही अपना स्थायी घर बनाने के इरादे से आए हैं। अच्छा, अब एक और स्थिति थी जो थोड़ी पेचीदा थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बंटवारे के बाद पहले भारत से पाकिस्तान चले तो गए, लेकिन कुछ समय बाद उनका मन बदला और वो वापस भारत लौटना चाहते थे। इनके लिए एक बिल्कुल अलग नियम बनाया गया और वो था अनुच्छेद 7। तो देखिए, अनुच्छेद 6 और 7 में एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क है। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत को अपना नया घर बनाने आए थे। वहीं अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए था जो पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और फिर वापस लौटे। ऐसे लोगों को नागरिकता पाने के लिए हमेशा एक रीसेटलमेंट परमिट की जरूरत पड़ती थी। ये नियम इस बात पर जोर देता था कि भारतीय नागरिकता का आधार भारत में हमेशा के लिए रहने का पक्का इरादा है। तो क्या संविधान ने सिर्फ भारत में रहने वालों के बारे में ही सोचा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान निर्माताओं ने उन लाखों लोगों को भी याद रखा जिनकी जड़ें तो भारत में थीं, लेकिन वो उस समय विदेशों में रह रहे थे। उनके लिए बनाया गया अनुच्छेद 8। इसके तहत दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति वहां के भारतीय दूतावास में जाकर बस एक रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत का नागरिक बन सकता था। ये दुनिया भर में फैले भारतीय डियास्पोरा को अपनी मातृभूमि से जोड़ने की एक वाकई में शानदार कोशिश थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात कि उस समय नागरिक कौन बना। अब आते हैं नागरिकता के उन स्थायी सिद्धांतों पर, उन पक्के नियमों पर, जो आज भी उतने ही मजबूती से लागू होते हैं। और ये हमें मिलते हैं अनुच्छेद 9 और 10 में। अनुच्छेद 9 एक बहुत ही साफ और सीधा नियम बनाता है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब यह है कि कोई भी भारतीय नागरिक एक ही समय पर किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। जिस पर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता अपनाता है, उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। बिल्कुल साफ। इसके ठीक बाद आता है अनुच्छेद 10, जो एक तरह का भरोसा है, एक गारंटी है। ये कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता स्थायी है
उसे मनमाने ढंग से छीना नहीं जा सकता। लेकिन इसी भरोसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है, और वो शर्त ये है कि संसद को ये अधिकार होगा कि वो भविष्य में नागरिकता से जुड़े नियमों पर कोई भी कानून बना सकती है। और यहीं से कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम पड़ाव पर, एक ऐसा अनुच्छेद जो भविष्य की दिशा तय करता है, अनुच्छेद 11। यह अनुच्छेद नागरिकता से जुड़े सारे के सारे अधिकार देश की संसद के हाथों में सौंप देता है। देखिए, हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि वक्त के साथ हालात बदलेंगे और नागरिकता के नियम भी बदलने पड़ सकते हैं। इसीलिए अनुच्छेद 11 के जरिए उन्होंने ये पूरी की पूरी शक्ति संसद को दे दी। मतलब नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी, या इससे जुड़ा कोई भी नया कानून बनाना हो, हर मामले में आखिरी फैसला भारत की चुनी हुई संसद का ही होगा। और इसी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया। आज के समय में भारत में नागरिकता से जुड़े जो ज्यादातर नियम कानून हैं, वो इसी एक्ट से तय होते हैं, जिसकी जड़ें हमें सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 11 में मिलती हैं। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो ये साफ हो जाता है कि संविधान ने नागरिकता की एक मजबूत नींव रखी, फिर कुछ स्थायी सिद्धांत बनाए और आखिर में भविष्य के लिए कानून बनाने की पूरी शक्ति हमारी संसद को सौंप दी। ये अनुच्छेद सिर्फ कानून की सूखी सूखी धाराएं नहीं हैं। नहीं, ये हमारे देश के बनने की, खुद को परिभाषित करने की ऐतिहासिक कहानी का एक बहुत जरूरी और जिंदा हिस्सा हैं। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, नागरिकता का भविष्य आखिर किस तरह संसद के हाथों में है? अनुच्छेद 11 की वजह से ये सवाल आज भी उतना ही जिंदा और प्रासंगिक है जितना शायद 70 साल पहले था।